नाज़रीन, मशरिक़े वस्ता कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाना 7 दिन में पेट्रोल 23 रुपये और डीज़ल 59 रुपये महंगा हो चुका है। मुज़म्मिल साहब, बहुत बुरी सूरत हाल है, अवाम की परेशान है अवाम, और आपको पता ही है कि सारी मामूलाते ज़िंदगी आपको पता है हर एक इस चीज़ से कनेक्टेड है कि जनाब तेल महंगा होता है और उसके बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है। अशया खौरनोश की तरफ जाएं आप रोज़मर्रा के रूटीन की तरफ जाएं, अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा, कैसे मैनेज करेगी। पहले हुकूमत ने 7 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत पहले 15 दिन के लिए करती थी, फिर 7 दिन पे आ गई जब वॉर आई। अब मेरे ख्याल है हुकूमत ने कैलकुलेट किया कि अगर हम 15 दिन या 7 दिन बाद एक बड़ी कीमत बढ़ाते हैं तो लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं, तो आहिस्ता हम रोज के 3-3 4 अब देखिए ना 7 दिन में उन्होंने 23 रुपये बढ़ा दिया। अगर इकट्ठे 23 रुपये बढ़ाते तो मैं और आप कम से कम 2 टॉक शो तो करते नहीं। तो अगर इस तरह रोजाना की बुनियाद अब देखें ना जी, उन्होंने 18 जुलाई को उन्होंने पेट्रोल 5 रुपये महंगा किया, 21 जुलाई को 35 पैसे सस्ता किया, ठीक। 22 जुलाई को 4 रुपये 93 पैसे यानी कि 5 रुपये फिर महंगा कर दिया। 23 जुलाई को 6 रुपये 39 पैसे फिर महंगा कर दिया। 24 जुलाई को 4 रुपये 40 पैसे फिर महंगा कर दिया। 25 जुलाई को 3 रुपये 66 पैसे फिर महंगा कर दिया। नतीजतन 22 और 25 के दरमियान ही उन्होंने कोई 20 रुपये महंगा कर दिया जी। तो टेक्निकल बात यह है कि गवर्नमेंट अब रोज रात को 12 बजे पेट्रोल 3-4 रुपये, जब हम सो जाते हैं तो वो 3-4 रुपये महंगा कर देती है। सुबह उठते हैं तो दफ्तर जाने की जल्दी होती है, पेट्रोल डलवाया नहीं तो पिछले दिन का डला हुआ, ये जो है ना ये इकट्ठा 5 सीसी की बजाय 1-1 सीसी करके ना 5 सीसी का टीका लगा रहे हैं जी। तो ये किसी सियाने ने गवर्नमेंट को कहा है कि इकट्ठे 23 रुपये बढ़ाओगे तो फिर बहुत शोर मचेगा, लोग भी बुरा भला कहते हैं, फिर हम पेट्रोल पंपों पर जाकर राय लेने लग जाते हैं, वॉक्स बॉक्स शुरू हो जाते हैं, सियासतदान बयान देने शुरू हो जाते हैं, हुकूमत डिफेंसिव पे आ जाती है। आप रोज 2-3 रुपये बढ़ के हफ्ते में 20 रुपये बढ़ा लिया करें, ऐसे आवाम खुश रहेंगे। ऐसे उतना महसूस नहीं हो रहा जितना है इकट्ठा 23 रुपये बढ़ता तो महसूस होता है। लेकिन टेक्निकल बात यह है दूसरे ममालिक को भी फॉलो करनी चाहिए हमारी हुकूमत की। क्या बात कर दी आपने। पिछले एक हफ्ते में बड़ा 23 रुपये ही है, लेकिन अगर 23 रुपये इकट्ठे बढ़ाते तो फिर कितनी बुरा भला कहा जाता। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम जब पेट्रोल इतना महंगा हुआ था तो गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी थी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की थी, कुछ पेट्रोल मोटरसाइकिलों के लिए कुछ सब्सिडी थी, अब तो कुछ भी नहीं है जी। अब तो कुछ भी नहीं है और इस वक्त लोगों के ऊपर यकीनन जो पेट्रोल का बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए। और आपको पता है जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम अशियाए जिंदगी महंगी होती है। एग्जैक्टली। आप देखें जो दूध लेके आता है ना गवाला, वो भी कहता है, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है बस वो भी कहती है, और जो हर चीज जिन्होंने रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है उनके लिए भी परेशानी है, और जो गरीब तबका है वो बड़ा बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। जो लोग मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या जो और किस्म की ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जो स्कूल अपने दफातर से आने जाने के लिए या अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हर एक का बजट आउट हो गया। दिहाड़ीदार तबका क्या करेगा। हर एक का बजट आउट हो गया। आप ये कहें आप 23 रुपये पेट्रोल बढ़ा लेंगे तो लोगों की तनख्वाह तो 23% नहीं बढ़ी है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अर्बनाइज सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दफ्तर से घर का फासला बढ़ गया है अब तो इस सारे में मेरे ख्याल में ये अगर जंग तो भी रुकती नज़र नहीं आ रही जी, और पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत भी बढ़ती नजर आ रही है। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट इसकी तरफ इशारा करते हैं कि जंग रुक भी जाती है तो 6 महीने तक पाकिस्तान को स्टेबल होते पर टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल की प्राइसेस कम होती नजर नहीं आ रही, लिहाजा गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के साथ सामने आना पड़ेगा, जिससे मेरा मतलब है कि कोई पेट्रोल की प्राइसेस पे कोई कैप लगाना पड़ेगा। कब तक आप रोज़ाना बढ़ाते रहेंगे, रोज़ाना बढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल में इसकी कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को सामने लानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के तहत उन्हें समझना पड़ेगा कि लोअर में ठीक है, आप बड़ी गाड़ियों को, मैं समझता हूँ बड़ी गाड़ियों को महंगा पेट्रोल दें, बेशक 2 गुना कीमत पर दें, पर जो लोअर मिडिल क्लास की सवारियाँ हैं, जो मिडिल क्लास यूज़ कर रही है, छोटी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स या इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए कोई रिलीफ का पैकेज दें, कोई उसका रास्ता निकालें, चाहे ऐप बनाएं जिसमें लोग खुद को रजिस्टर कर लें। ठीक है, जिसकी गाड़ी 1500 सीसी है या उससे बड़ी है उसको आप ना रियायत दें। और मैं समझता हूँ ये तो वैसे भी इस वक्त अमीर और गरीब को एक रेट पे पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अफोर्ड कर सकते हैं यार, आप उन पर लेवी ज़्यादा लगा दें,
हमें कोई इतराज़ नहीं। आप कहें कि जी प्राडोज और लैंड क्रूजर्स और फॉर्च्यूनर्स एंड बड़ी बड़े जो ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं, जो 5-5, 6-6 करोड़, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, उनका फ्यूल महंगा करें, उनका जरूर करना चाहिए आपको महंगा। कितने परसेंट है वो भी, जितने भी परसेंट है जी, मैं कहता हूँ 1% है, उनका फ्यूल महंगा करें। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, हाँ, जो मिडिल क्लास है, जो छोटी गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है, जिसका रोजगार इसके जरिए है, आप देखें ना जो ये फूड डिलीवरी बॉयज हैं, उनके लिए उनका मार्जिन, ये जो अब बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा फूड डिलीवरी बॉयज का, वो भी है, इसी तरह और चीज़ों का। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, हम सोए हुए होते हैं, वो कीमत बढ़ा देती है, लेकिन हमारे सोने का इतना फ़ायदा भी ना उठाए। अगर कौम जाग गई तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। खित्ते के दूसरे ममालिक में काफ़ी सही हालात करेंगे, इस पर भी तो बात इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि हुकूमत को सड़कों पर है और पाकिस्तान ये ना तवज्जो देनी चाहिए। ये इतना टीका नहीं बर्दाश्त हो सकता है जितना लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। मतलब साहब पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिलहाल मद्दे मुकाबल हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े मैदान में आए, रहनुमा एमक्यूएम है। वो कह रहे हैं कि मुल्क को IMF नहीं बल्कि कराची मुआशी दलदल से निकाल सकता है। और उन्होंने इस हवाले से सूबों के बनने के हवाले से भी कोई बात की। सबसे पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद कमेंट। जी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यहां आज से 3 साल पहले बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करके ओपनली ये बात की थी कि पाकिस्तान नागुज़ीर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनाना नागुज़ीर हो गया, पाकिस्तान इस निज़ाम में अब नहीं चल सकता। उस बात को प्रेस ने, मीडिया ने, टेलीविजन ने, प्रिंट मीडिया ने बाकायदा ऑफिशियली कोट किया था। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे सारे इक़दाम की तायीद करता हूं, ऐसे सारे उठाए जाने वाले कदम की तायीद करता हूं। ना कि तायीद करते हैं, हम आगे से मुतालबा करते हैं कि अब इसके अलावा कोई और हल नहीं है। सूबों की उन्होंने बात किया और इसमें एक पॉइंट मैं और भी ऐड कर दूं कि 18 साल से सिंध हुकूमत को 22,000 अरब मिल चुके हैं। मुज़म्मिल साहब कौन हिसाब देगा इसका भी? उनको 22,000 अरब मिलने पे इतराज़ नहीं है। उनको ये है कि जो कराची का शेयर है वो उसमें से कराची को नहीं मिला। उन्होंने कहा कुछ 600 अरब मिले हैं, वो कुछ बहुत थोड़े परसेंट बनता है, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकल बात है, हम बात करें अगर नए सूबों पर, और एमक्यूएम अगर नए सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबों को सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट कर रही है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि जो 4 सूबों वाला कॉन्सेप्ट है वो अब अनगवर्नेबल हो गया है और हमें जो है पाकिस्तान में डिवॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखें ना सूबों ने नीचे कोई अच्छे बल्दियाती निज़ाम कायम नहीं किए जी। पंजाब में है नहीं, सिंध का बल्दियाती निज़ाम भी लागर और मेरा मतलब है कि मजबूर सा बल्दियाती निज़ाम है जो डिलीवर नहीं कर रहा। बलूचिस्तान और KP का बल्दियाती निज़ाम भी कोई फ़ाल बल्दियाती निज़ाम नहीं है। तो इसका मतलब है जो 18वीं तरमीम का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि नीचे जो है मजबूत बल्दियाती हुकूमतें बन जाएंगी, वो तो नहीं बन सकी हैं जी। तो अब जो अल्टरनेट प्रपोजल है, जब सूबाई हुकूमतें अपना इख्तियार नीचे देने को तैयार ही नहीं है और वज़ीर आला समझता है, ना मैं वज़ीर आला सूबे जो हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन से तो पैसे लेने के लिए पिस्तौल उन्होंने खड़ी की होती है वफाक पे, लेकिन नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की कोई इतला नहीं है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देखिए ना, अगर सिंध का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो तो कराची को उसकी आबादी के मुताबिक शेयर मिले, तो आज मुस्तफ़ा कमाल को इतना रोना ना पड़े, एमक्यूएम को इतना रोना ना पड़े। क्यों कहा जा रहा है कि कराची के फंड्स दई सिंध पे लग जाते हैं और वहां भी लगे हुए नजर नहीं आते, करप्शन बहुत है, इसका तो सब वतन को कराना साहब भी मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम जो है वो यहाँ मुस्तफ़ा कमाल, अब चूंकि एमक्यूएम में भी धड़े हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अलग हैं, फारूक सत्तार साहब की गवर्नरी चली गई हुई है, टसोरी साहब अली, उनको तो जब तक टसोरी साहब यहाँ कोई गवर्नरी या उनको खुद वजारत नहीं मिलती वो अलग बेताब हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुसीबत पड़ी हुई है, तब्दीली का या क्या वक्त हुआ जाता है, हालत नज़ामे है एमक्यूएम। तो ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल उनको चैलेंज भी कर रहे हैं चेयरमैन बनने के लिए, और कहते हैं साथ कराची और लाहौर का कंपैरिजन भी उन्होंने कर दिया। ये भी क्या किया उन्होंने कराची और लाहौर का कंपैरिजन? हमारे भाई हैं, हमारे पास उसकी एडमिनिस्ट्रेशन 2005 से 2010 में ये शहर देखकर इसके काम को रेप्लिकेट करने आती थी, वो लाहौर आज हमसे कराची से 50 साल आगे चला गया।
पीपल्स पार्टी को तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं है पंजाब। अच्छा, नहीं वैसे आप कराची गई हैं लास्ट टाइम, कब गई? मैं कराची 5 साल रह के आई हूँ और कराची के बहुत बुरे हालात हैं, कचरा कूड़ा आपको कराची और लाहौर में फर्क नजर आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क, हर चीज खराब है। आपको कराची और लाहौर में फर्क? जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा ही है। वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो जो वहाँ रहने वाले हैं वो मानते हैं, तो मैं तो खैर फिर लाहौर से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं ना कि इस वक्त लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाहौर की तरक्की, लाहौर के हालात कराची से 50 साल बेहतर हैं। सही कह रहे हैं। लाहौर का लॉ एंड ऑर्डर कराची से बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से बेहतर है। लाहौर एक दिन की मामूली बारिश भी पूरा कराची जाम कर देती है। और बताइए, हर पानी थोड़ी देर के लिए लाहौर में भी खड़ा होता है बारिश से, मुसलसल बारिश के बाद, मुसलसल बारिश के बाद। लेकिन जो कराची और लाहौर का कंपैरिजन है, ये असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट का कंपैरिजन है। और अब आप बोल रहे हैं और क्योंकि उसमें अब पीपल्स पार्टी को एज हासिल है कि पीपल्स पार्टी के पास मुसलसल 18 साल से हुकूमत है, नून लीग के पास मुसलसल 18 साल हुकूमत नहीं रही पंजाब में, उनका ब्रेक आया दरमियान में। लेकिन उसके बावजूद जो ये परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन है, जिसकी आवाज़ कराची के अंदर से आ रही है, ये सिंध की पीपल्स पार्टी पर चार्जशीट है। इसके अलावा मुजम्मिल साहब उन्होंने कहा कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे, एमक्यूएम ने फैसला किया है, हम पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सड़कों पर आएंगे। ये सड़कों पर लोगों को सड़कों पर निकालें। वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर नहीं आ रहे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को फिर परेशान होना चाहिए, हुकूमत के लिए है। मेरा ख्याल है ये जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की रिफ्ट है, ये उस रिफ्ट का एक ऐलान है कि वो सिंध में अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं कराची की सतह पर। और मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल ने पिछले दिनों 1-2 जलसे किए भी हैं और उसमें वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक एंटी पीपल्स पार्टी एजेंडे के साथ। मतलब जल्दी से आखिर में ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ लूं कि एक जो अफवाह है उसमें कितनी सदाकत है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है पीपल्स पार्टी से, इज इट ट्रू? मुझे तो नहीं लग रहा। अभी गिलगित की हुकूमत दी है उन्होंने, गिलगित की हुकूमत उनकी बनाई गई है, वो चाहती, तो मुझे नहीं लग रहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है नून और पीपल्स पार्टी के मामले में। क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब कहां से बोल रहे हैं, एमक्यूएम के जो गिले हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनकी वैलिडिटी पर अलग बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।